हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में मैं 3 लोगों के एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ जिन्होंने अभी अभी कमर दर्द से रिकवरी की है, ठीक हो रहे हैं। उन लोगों के कमेंट भी आपसे शेयर करूँगी जिससे आप लोग जान सकें कि वो लोग क्या क्या करके ठीक हो रहे हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों के सवाल लूँगी जो कमर दर्द को लेकर आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं, तो उनके जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर करें उन लोगों के लिए जिन लोगों को इसकी ज़रूरत आपको महसूस होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मैं लूँगी वो है तौसीफ फातिमा का, यानी फातिमा जी पूछ रही हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, अब आपने जो यूनानी मेडिसिन बताई है, लेकिन सबकी कंडीशन डिफरेंट होती है। किसी को स्लिप डिस्क की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, किसी को कम होती है। तो सब पर ये मेडिसिन की डोसेज उतनी ही लेनी है या फिर बिना हकीम के बताए भी ये मेडिसिन ले सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई करें, जज़ाकल्लाह खैर। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ फातिमा जी कि पहली बात तो ये है कि मेडिसिन आप अगर लेना चाहते हैं तो करना तो यही चाहिए कि आप किसी हकीम से कंसल्ट कर लें या किसी यूनानी डॉक्टर से कंसल्ट करके लें, आपकी तसल्ली रहेगी। बाकी किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है, किसी को कम है। मेडिसिन की जो डोसेस मैंने ली थी मैंने वो शेयर की हैं, तो वो आप लोगों की इच्छा है, आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। मैं आपको इस चीज़ के लिए मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगी कि आप उतनी ही लें, पर अगर कि कोई लेना चाहता है तो जो मैंने स्टार्टिंग में ली थी जब मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो मैंने सुबह शाम डेली ली हैं मेडिसिन की डोसेज जो मैंने बताई हैं। और जब मैं अच्छे से मतलब 80% के आसपास मैंने रिकवरी कर ली थी, उसके बाद मैंने ये मेडिसिन हाफ कर दी थी। तो मैंने तो अपना एक्सपीरियंस बताया है, बाकी आप समझदार हैं, वरना तो आप हकीम साहब से कंसल्ट करके लें, है ना। और चाहें तो आप किसी यूनानी डॉक्टर से कंसल्ट करके ले लें जो आपको इस मेडिसिन के बारे में अच्छी जानकारी दे सकते हैं। तो आपको जो मुनासिब लगे वो करें। अगर किसी को कंडीशन कम है, मतलब जिसको अभी अभी हुआ है और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि जब मेरी कंडीशन ठीक होने लगी थी तो मैंने हाफ कर दी थी मेडिसिन, तो उसके अकॉर्डिंग आप जैसा चाहें वो कर सकते हैं। मैं आपको फिर भी ये नहीं कहूँगी कि आप मेरे अकॉर्डिंग लें, आप कंसल्ट करके लें तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट जो कमेंट है वो बहुत ही पॉजिटिव है और मुझे बहुत खुशी हो रही है उसे शेयर करते हुए। और ये कमेंट है काशिफा जी का, जो लिखती हैं, मुझे डिस्क बल्ज था 2 साल से, टेल बोन में भी पेन था। आपसे बात हुई थी मेरी, हाँ, इनसे मेरी बात हुई थी इंस्टाग्राम पर। तो ये कह रही हैं जब से नॉर्मल डिलीवरी हुई थी उसके 1 मंथ के बाद से ही पेन स्टार्ट हो गया था। मैं बहुत मेडिसिन खाई हूँ और एपिड्यूरल इंजेक्शन भी लगवाए हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इनको। आपकी बताई हुई मेडिसिन और सारी चीज़ें मैंने की हैं, अब कुछ आराम आया है, उम्मीद है पूरी ठीक हो जाऊंगी। आगे ये लिखती हैं, आपकी बताई हुई सारी चीज़ें जो मैंने की हैं उसमें सूरह रहमान, आयत शिफा भी सुनी है इन्होंने, और अब मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ। 2 साल का पेन 2 मंथ की मेडिसिन लेने के बाद अब आराम आया है। आपका बहुत शुक्रिया हम सब की इतनी हेल्प करने के लिए। अल्लाह आपको इसका बेहतर बदला दे। तो देखिए, 2 साल का पेन था और 2 महीने का भी रिजल्ट उन्होंने बताया है। ये हर चीज़ को फॉलो कर रही हैं बहुत ईमानदारी के साथ, यानी कि जो मैं फिज़िकल परहेज कहती हूँ, आगे नहीं झुकना है, नीचे नहीं बैठना है, वजन नहीं उठाना है, वो सब कर रही हैं। साथ में इन्होंने खाने का भी परहेज किया है। और जैसे जैसे मैं बताती हूँ कि भाई नमाज़ पढ़ते हुए क्या करना है, कैसे नहीं बैठना है, क्या जो भी आपको मैं बोलती हूँ ना कि आप लोग ये परहेज रखें, चाहे आपको टेल बोन से पेन आए या ना आए। बट इनको तो टेल बोन से भी दर्द था, ठीक है ना। तो टेल बोन का दर्द वही जानते हैं जो इससे गुजर रहे हैं, और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैं 4-5 साल बैठ ही नहीं पाई हूँ। तो इन्होंने वो सब परहेज किए हैं। मेडिसिन जो यूनानी मैंने आपको बताई है वही इन्होंने ली है, और अब इन्हें 2 साल का पेन जो है वो 2 महीने की मेडिसिन से बहुत ज़्यादा इनको आराम आया है, तभी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो जिन लोगों को अभी मेडिसिन ले रहे हैं और जिन लोगों को फ़र्क नहीं दिख रहा है और वो बहुत जल्दी होपलेस हो जाते हैं कि हमें फ़र्क नहीं दिख रहा है, तो देखिए, थोड़ा इंतज़ार, थोड़ा अपने आप को मेंटेन करिए, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करिए, तो आपको उसका रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप चूक कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं कि आप सिर्फ मेडिसिन के भरोसे हैं, तो उन लोगों के लिए भी है कि
प्लीज़ अवेयर हो जाएं और ध्यान रखें, तो फ़र्क तो दिख जाएगा, है ना। तो काशिफ़ा जी के लिए मैं बहुत खुश हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वो आगे भी अपना ख्याल रखेंगी। रीढ़ की हड्डी की तकलीफ़ है तो इसे ऐसे ही मत समझिए, अगर दर्द चला जाता है तब भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके बहुत सारे काम नहीं करने हैं, पूरा ध्यान रखना है, तो यकीनन पूरी तरह से ठीक भी हो जाएंगी। इसके बाद जो सवाल है वो सिजान मिर्ज़ा का है। पूछ रहे हैं स्लिप डिस्क में नमाज कैसे पढ़ती थी और अब कैसे पढ़ती हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन आपके लिए मैं फिर से बता रही हूँ कि नमाज पढ़ने का तरीका ये था कि चेयर पे बैठती थी मैं और टेक लगा के बैठती थी। अपने जो सजदे और रुकू हैं उसके लिए मैं गर्दन झुकाती बिल्कुल नहीं थी, मैं सिर्फ इशारों से सजदे और रुकू करती थी। आपको पता है इशारे से भी कर सकते हैं, है ना, बैठ के, और उसमें आपको गर्दन झुकाने की ज़रूरत नहीं होती है, खाली इशारे से हल्का सा ये अगर आप थोड़ा सा भी करेंगे तो हो जाएगा। ज़्यादा मत करिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी गर्दन पे, तो मैंने बिल्कुल ज़्यादा नहीं किया है, हल्का सा मैं मूव करती थी गर्दन को बिल्कुल, तो वो करती थी। और बैठने के लिए मैंने हमेशा एक्टिवा की ट्यूब वो बताई है मैंने, उसका यूज़ किया है और बैठ के ही चेयर पे ही नमाज़ पढ़ी है, उस वक्त भी जब मैं बीमार थी। और आपको पता है कि प्रेयर करने से, नमाज़ पढ़ने से पॉजिटिविटी मिलती है, एक कनेक्शन फील होता है अपने रब के साथ, अपने अल्लाह के साथ, तो उस चीज़ का बेनिफिट भी हमें मिलता है। हमारा जो माइंड है वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप दर्द में हैं, आपके लिए नमाज बहुत बड़ी दवा का काम करती है। आप उस वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, मैंने तहज्जुद की पढ़ी है और सब लोग कहते हैं तहज्जुद में जो दुआ मांगो कबूल होती है, तो तहज्जुद में आँख खुल जाती थी, रात को नींद वैसे भी नहीं आती थी, तो तहज्जुद की नमाज़ अपना मिट्टी से तयम्मुम करके, मिट्टी से वुज़ू करके, और तब मैं अदा करती थी अपनी नमाज़। और जितनी देर मैं बैठ सकती थी मैं दुआ करके फिर अपना लेट जाती थी। तो उस वक्त भी मैंने किया है, लेकिन एक चीज़ मैं आज भी कंटिन्यू करती हूँ, मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत से लोग जानते हैं इस चीज़ को, कि मैंने जो क्रैकिंग करवाई थी उसकी वजह से मुझे दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मेरी जो कमर है वो कांपती थी और उसकी वजह से पूरी बॉडी फिर थरथराने लगती थी। तो मैं आज भी ये चीज़ मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं अगर 2 दिन नॉर्मल नमाज पढ़ लूँ जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो फिर मेरी कमर में थरथराहट महसूस होती है, तो वो मुझे नहीं करनी है, अपने आप को फिर से परेशानी में नहीं डालना है। इसके अलावा आज भी नमाज मैं चेयर पे ही पढ़ती हूँ, क्योंकि फिर मैं तकलीफ़ में नहीं पढ़ना चाहती, इस वजह से नमाज मैं आज भी चेयर पे पढ़ती हूँ। और दर्द मुझे नहीं होता है आज भी अगर मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ महसूस होने लगती है जो थरथराहट सी महसूस होती है, तो वो मुझे बता देती है कि भाई ये करने से अब प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है रुकू और सजदे सब झुक के होते हैं, तो मैं वो सब नहीं करती हूँ, बाकी सब चीज़ें करती हूँ, लेकिन नमाज मैं आज भी चेयर पे पढ़ती हूँ। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। एक सवाल है संजय शर्मा का, और इन्होंने कई बार कमेंट किया है, सॉरी मैं पहले ले नहीं पाई। ये बोल रहे हैं कि मैं हरिद्वार से हूँ और मुझे स्लिप डिस्क हुआ है, हमें कोई इलाज बताएं। हम बहुत जगह से दवाई ले लिए हैं पर सही नहीं हो रहा है, दोनों पैर में झंझनाहट है, ज़्यादा देर तक चल नहीं सकते हैं, और हमें कोई इलाज बता दें। हमारा नाम संजय है। तो देखिए संजय जी, कि आपने जो सिम्टम्स बताए हैं स्लिप डिस्क है, आप ऑलरेडी बहुत सारी मेडिसिन ले चुके हैं और आप हरिद्वार से हैं, तो आप चाहें तो हकीम जी से ले सकते हैं दवाई, सहारनपुर ज़्यादा दूर नहीं है, या फिर आपको जो मेडिसिन मैंने बताई है वो डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन मिल जाएगी, या आप रुड़की से तीनों मेडिसिन लेना चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। साथ में जो परहेज़ मैंने बताया कि खट्टी चीज़ें, ठंडी बादी वाली चीज़ें और गैस्ट्रिक करने वाली चीज़ें, ये सब बिल्कुल अवॉइड करनी है। चावल, दही, खट्टा, मतलब अचार वगैरह सब कुछ बंद करना है। इसके अलावा आपने नीचे नहीं झुकना है, नीचे नहीं बैठना है, वजन नहीं उठाना है, उकड़ू जिसे कहते हैं वैसे नहीं बैठना है, तो ये चीज़ें फॉलो करनी है। आपको सीधा लेटना है, मालिश और सिकाई करनी है। तो ये सब चीज़ें तो मैं हमेशा से बताती आ रही हूँ और आपको ये करके देखनी है। ये मैं पर्टिकुलर अगर आपका नाम लेकर ही कहूँगी तभी आप फॉलो करोगे, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरा एक्सपीरियंस देखकर उन्होंने खुद से ये सब चीज़ें की हैं और वो ठीक हो रहे हैं, और वो
अपना एक्सपीरियंस अब शेयर कर रहे हैं, आपको मैं एक्सपीरियंस दिखाई रही हूँ। तो ये सब चीज़ें करनी है। अच्छा, अगर आपका काम ऐसा है कि आपको झुकना है, वजन उठाना है, तो प्लीज़ आपको काम चेंज करना पड़ेगा। इसमें मैं कोई दो राय नहीं रखती हूँ, क्योंकि आपको अगर झुकने से प्रॉब्लम हो रही है, आप ठीक नहीं हो रहे हो, तो आपको ये चीज़ें तो बंद करनी ही पड़ेंगी, है ना। और एक चीज़ और है कि आपने कहा कि जल्दी से ठीक हो जाएं, तो जल्दी से ठीक होना रीढ़ की हड्डी के लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है। अगर आप ठीक होते हैं, आप फिर से काम में लग जाएंगे, तो आपको फिर से हो जाएगी, फिर तकलीफ बढ़ जाएगी आपकी। तो आपको सब्र के साथ आगे चलना पड़ेगा, जल्दी कुछ नहीं होता है। और आप जितना परहेज रखेंगे, आपको खुद ही को अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा मेंटेन करके चलना है, तो आप ठीक रहेंगे हमेशा। तो ये चीज़ें आपको करके देखनी है कि हाँ मुझे बेनिफिट आ रहा है, तो आप करिए। और अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको सही लगे, है ना। तो मैंने जो एक्सपीरियंस अपना बताया है, वो सब चीज़ें आपको करनी है। साथ में मेडिसिन ले लीजिए और मालिश और सिकाई करिए, और आपको अपने आप ही इस चीज़ का फ़र्क देखने को मिलेगा। तो उसका रिज़ल्ट भले ही थोड़ा देर में आए, लेकिन आपको रिज़ल्ट तो ज़रूर मिलेगा। ठीक है जी। तो मेडिसिन चाहे कोई भी ले रहे हो आप, उसके साथ परहेज को ध्यान में रखकर अपना काम करें। अगर आपको ये कहना है कि भाई मेरा काम ही यही है, एक मुझे कमेंट आया था कि भाई करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, हमें तो मजदूरी करनी पड़ती है, मजदूरी है। तो मजदूरी भी आप एक टाइम तक ही कर पाओगे साहब। एक बच्चे की स्टोरी शेयर की थी, वो मजदूरी ही कर रहा है और उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल डैमेज हो गई है, उसका एक पैर बिल्कुल कमज़ोर हो गया। तो आप खुदा ना करे कि ऐसे स्टेज में जाए, तो आपको मजदूरी की जगह आपको बहुत सारे काम हैं जो आप खड़े खड़े कर सकते हो। आप फल बेच सकते हो, सब्जी बेच सकते हो, जिसमें आपको ज़्यादा लोड ना लेना पड़े। जब आप ठीक हो जाते हो उसके बाद की बात कर रही हूँ। फिलहाल तो आपके लिए अभी आराम जितना कर लेंगे उतना अच्छा है ना। तो ये सब करके देखें, और फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है तो वो भी शेयर करिएगा। इसके अलावा अब मैं जो दूसरा पॉजिटिव कमेंट आपसे शेयर कर रही हूँ ना, वो पढ़कर मुझे और भी खुशी हुई, क्योंकि यहाँ पर जो पेशेंट है, उन्होंने ज़्यादा तो नहीं बताया है, उनका नाम अजय जयमल है, और वो लिखते हैं कि आपकी दवा जो आपने बताई है बहुत अच्छी है, और मुझे उससे 40 दिन में 40 डेज़ में 90% आराम है। तो देखिए, यहाँ पे 1 महीना 10 दिन हुए हैं उन्हें मेडिसिन लेते हुए, और ऑफ कोर्स उन्होंने सिर्फ 2 ही मेडिसिन ली हैं, और उनका एक्सपीरियंस है साफ, वो लिख रहे हैं कि 90% उनको रिलीफ है। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या क्या करते हैं और आपको बेनिफिट मिलता है, तो आप खुद ही आकर कहेंगे कि हाँ जी मुझे आराम है। तो अजय जी, मुझे भी बहुत खुशी हुई जानकर कि आपको इतना रिलीफ मिला है। तो अब आप थोड़ा और ध्यान रखेंगे तो यकीनन 100% भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अपना पूरा ख्याल रखिए, खाने पीने में कोई ढील अभी मत करिएगा, थोड़ा वक्त और है, उसके बाद फिर आप सब कुछ खा सकते हैं। कि खाने में अगर चावल मना कर दिए हैं तो लोगों को बहुत अजीब लगता है कि नहीं नहीं, चावल खाए बिना काम नहीं चल रहा है। तो आप महीने में 1-2 बार फ्राइड राइस खा सकते हैं। तो खाने का थोड़ा सा ध्यान रखिए, और जब आप ठीक हो जाते हैं, खाने में आप सब कुछ खा पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ आपको 2 चीज़ों का परहेज जो मैं बताती हूँ कि नीचे झुकने का और वज़न उठाने का, ये 2 आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखते हुए करना है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अजय जी का एक्सपीरियंस भी मैंने शेयर किया है। उन्होंने हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं बताया, और मैं चाहती हूँ कि जब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, तो आप अपनी कंडीशन आपकी क्या क्या थी, आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी, आपको कब से वो प्रॉब्लम थी, और आपने क्या क्या किया है, वो थोड़ा सा आप अगर बता देते हैं ना, तो दूसरों को भी आइडिया हो जाता है, क्योंकि लोगों की बातें दूसरों तक डायरेक्ट पहुंच जाती हैं, है ना। तो आप कंप्लीट थोड़ा सा बताएं, और अगर कोई मेरे साथ स्क्रीन शेयर करके अगर दूसरों को बता सकता है अपना एक्सपीरियंस, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आप कंप्लीट जानकारी ज़रूर दें। अगला सवाल है इंद्रजीत यादव का। वो कह रहे हैं गर्म पानी से कहाँ मसाज करनी है। तो देखिए, आपने 2 चीज़ों को मिक्स किया है, गर्म पानी और मसाज। तो मसाज और गर्म पानी का कोई ताल्लुक नहीं है। गर्म पानी से आपको सिकाई करनी है, ठीक है। और गर्म पानी को आपको करना क्या है, गर्म पानी को एक बॉटल में भरना है, किसी भी तरह की बॉटल ले सकते हैं, उसमें भर लें, या फिर आप इलेक्ट्रिक पैड जो आजकल आ रहा है, एक जेल पैड आ रहा है, वो आप इलेक्ट्रिसिटी से गर्म कर लें, उसके बाद उससे सिकाई कर लें। तो गर्म पानी से तो आपको सिकाई करनी है, लेकिन मसाज आपको ऑयल बनाना है, तिल का तेल लेना है, उसमें गांठ लहसुन को पकाना है,
और वो रेडी करना है। उसे तैयार करने का जो तरीका है वो मैंने वीडियो में बताया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक कर लें। तो वो ऑयल आपको बनाना है, उसके बाद उससे मसाज करनी है। कम से कम 15 से 20 मिनट मसाज कर लें। जब तेल अच्छे से जज्ब हो जाए कमर पे, उसके बाद आपको कमर के उसी हिस्से पर सिकाई करनी है। तो अगर आपको गर्म पानी से सिकाई करनी है तो गर्म पानी को किसी हॉट वाटर बॉटल आती है उसमें पानी भर लें, या फिर आप कांच की बॉटल में भर लें, जो मोटी कांच की बॉटल होती है, ठीक है ना, उसमें भर लें, या फिर आपको जो मिल जाए, मतलब जो आपके लिए सुटेबल हो, उसमें भर के फिर उसे कम से कम 20 से 25 मिनट आप सिकाई कर लें। और ये चीज़ दिन में 2 से 3 बार अगर आप करते हैं तो आपके जो मसल जो अकड़ गए हैं, जो आपको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, जहाँ पे थरथराहट हो रही है, आपको लग रहा है कि मदद ही नहीं मिल रही है मसल्स से, तो वो आपको रिपेयर होने में मदद करेगा। तो आप अच्छे से ये चीज़ फॉलो करें, साथ में मेडिसिन लें, परहेज करें, तो आपको बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं फरहीन का कमेंट शेयर कर रही हूँ। लिख रही हैं, मैम मैंने एक ही हब्बे अज़रा की मेडिसिन ली है एंड आई एम फीलिंग बेटर नाउ। और इसके अलावा वो लिख रही हैं, मैंने साथ में सूरह उल रहमान भी सुनी, नाउ आई एम टेंशन फ्री। थैंक्स फॉर शबाना दी, इनकी वीडियो से मेरी लाइफ वापस पटरी पर आ गई है। तो मुझे भी सुनकर बहुत खुशी होती है जब कोई कहता है ना कि आपने बताया और हमने किया और हमें बहुत रिलीफ है, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। और अपना ध्यान रखिएगा। इसके आगे ये पूछ रही हैं, क्या दीदी हम परिजाद लीव का काढ़ा भी पी सकते हैं? सब बोलते हैं, मैं भी ले रही हूँ, मुझे रिलीफ है। आपकी बताई हुई दवाई मैंने सिर्फ हब्बे अज़रा की ली है और अब इन्होंने दरकुनिसा ऑर्डर की है, ये इन्होंने बताया है। तो आपको मतलब सिर्फ एक मेडिसिन ली है आपने और उससे रिलीफ आया है, दूसरी आपको मिली नहीं है। दूसरी या तो फिर अब यकीन आ गया है तो आप ऑर्डर करिए। तो अगर कंप्लीट मेडिसिन लेते हैं तो बहुत जल्दी आपको रिलीफ आ जाएगा, क्योंकि मेडिसिन आपको शूट कर रही है ना। तो और आपने पूछा है कि परिजाद के लीव, हार सिंगार का जो पेड़ होता है ना, उसके लीव्स जो होते हैं वो बहुत ही, हमारी बॉडी में एसिडिटी होती है, उसकी वजह से तो हमें स्लिप डिस्क हो रही है ना। इसका उल्टा होता है एक बेस, है ना। तो अल्कलाइन जो प्रॉपर्टी है, वो जो परिजाद का जो पेड़ है उसकी पत्तियों में बहुत अल्कलाइन प्रॉपर्टी होती है, तो उसका काढ़ा बताया जाता है। तो वो काढ़ा आप चाहें तो ले सकते हैं, अगर आपको वो सही रहता है आपकी बॉडी। और वैसे भी अब सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो आप पी सकते हैं, थोड़ा गर्म ही होता है, तो वो ले सकते हैं। मैंने भी कुछ दिन लिया था, हालांकि मेरी मेडिसिन कंटिन्यू चली है, मैंने मतलब ज़्यादा नहीं पी पाई, मैं लाना पड़ता था डेली, उसके लिए मुझे प्रॉब्लम थी। तो परिजात के आप ले सकते हैं लीव्स, लेकिन अगर आपको इन मेडिसिन से रिलीफ आ रहा है तो मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती है कि आप कुछ और करें। फिर भी अपनी तसल्ली चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है, ठीक है। अब जो मैं कमेंट ले रही हूँ वो राबू एंड फैमिली का है, और वो पूछ रही हैं, दी मुझे भी स्लिप डिस्क है, मेरा फर्स्ट बेबी सिजेरियन है, क्या दूसरा नॉर्मल हो सकता है? मुझे अभी भी दर्द है, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो अगर आपको स्लिप डिस्क है, दर्द है, तो अभी आप बेबी प्लान मत करना, पहले खुद को प्रॉपर ठीक कर लो, ठीक है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि फर्स्ट बेबी सिजेरियन है, और तो वो पूछ रहे हैं कि आप जानना चाहती हैं कि क्या एक सिजेरियन होने के बाद नॉर्मल हो जाता है? तो ये मैंने देखा है कि हाँ, हो सकता है। अगर आपके डॉक्टर आपको कहते हैं कि हाँ नॉर्मल हो सकता है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप पहले खुद को ठीक कर लें तो नॉर्मल भी हो सकता है। क्योंकि मैंने भी देखा है, एक लेडी, जब मेरा छोटा बेटा हुआ तो उस वक्त हमारे साथ थी, तो उनका पहला बेबी जो था वो सिजेरियन था और दूसरा उनका नॉर्मल डिलीवरी थी। तो ये डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट करते हैं। आपके डॉक्टर अगर आपको कहते हैं तो बिल्कुल हो सकता है। और अपने आप को ठीक करने के बाद ही बेबी प्लान कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आपके बच्चे की जान बहुत कीमती है। आप दर्द में बेबी प्लान करते हो ना, और दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो फिर डॉक्टर आपको हेल्प नहीं कर पाते हैं और उस कंडीशन में आप अपने बच्चे को खोने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो मत कीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। और बहुत से लोग हैं जिनकी फर्स्ट डिलीवरी जो है वो ऑपरेशन से है और बाकी की नॉर्मल है। हमारे आसपास कई लोग मिल जाएंगे, तो आप किस पता करें तो हो सकता है, लेकिन आप पहले ठीक कर लें अपने आप को। तो ये थी आज की वीडियो, और
मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों को रिलीफ आया है वो पूरी तरह से ठीक होकर फिर अपना पूरा एक्सपीरियंस मेरे साथ साझा करें और जिससे दूसरों को भी हेल्प मिल सके। साथ में आपका कोई सवाल हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाएं। आपके लाइक करने से ना मुझे पॉजिटिविटी मिलती है, तो प्लीज़ लाइक करके जाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।